Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 9th. इसके अंदर हमने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिस्कस करना है। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि एल्गोरिदम्स के और फ्लो चार्ट्स के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है तो इंशाल्लाह इसको जल्दी हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। अच्छा, अब आपकी बेसिकली स्टूडेंट्स बात को वो यहाँ से स्टार्ट करें एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम से। ठीक है, वो आपको कहते हैं कि देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम which one is better depends upon the efficiency of the available solution algorithms. Efficiency of an algorithm is measured on the basis of two metrics. ठीक है, आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जिसके बेस पे आप उसको डिसाइड करते हैं, देन स्पेस यूज इन द कंप्यूटर मेमोरी, और आपकी बेसिकली जो कंप्यूटर मेमोरी की स्पेस है आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लाइफ में कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती है तो आपके पास उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन आपने बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है जो कि आपको जल्दी आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे। और आप फॉर एग्जांपल आप उसमें कॉस्ट भी देखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आप चेक करते हैं। तो हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं वो कह रहा है कि एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। एन एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सिंपल सी बात है ये कि अगर आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि 10 स्टेप लेगा और दूसरा एल्गोरिथम है जो आपके पास 25 स्टेप लेगा, तो आप ऑब्वियसली वहीं से ही वो वाला काम करने की कोशिश करेंगे जो 10 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप अपने घर से किसी और अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, आपके पास एक रास्ता है जिसके अंदर आपको वो जो रास्ता है वो हार्डली 5 किलोमीटर का है, दूसरा रास्ता जो है वो 30 किलोमीटर का। ठीक है, तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। देन स्पेस यूज इन द मेमोरी। अब आपने अपना जो आप मशीन यूज़ कर रहे हैं आपने उसको भी देखना है। उसने वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम्स दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज्ड। ठीक है, ये लेटर के स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखे हुए हैं। Later, given result, an algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. और ऑब्वियसली एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि कम स्पेस ले रहा है, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए तो ऑब्वियसली वो स्पेस भी कम लेगा, तो उसी वजह से हमारे पास वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कहते हैं इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिदम टेक्स लेस स्पेस इन मेमोरी एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, वेयर एज द अदर एल्गोरिदम टेक्स मोर मेमोरी एंड हैज़ लेस नंबर ऑफ steps. In this case, there is a trade-off between number of steps and consumed memory. The designer can take design according to the requirements. अब वो कहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया जिसके अंदर आपके पास जो स्टेप्स थे वो तो कम थे। ठीक है, टेक्स लेस स्पेस इन मेमोरी हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। चलें पहले आप इस एग्जांपल को देख लें कि आपके पास स्टेप्स तो ज़्यादा हैं लेकिन वो आपके पास स्पेस कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसमें जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं ना उसमें सिंपल सिंपल से फॉर्मूले वो की कम्प्लेक्स बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, और दूसरा एल्गोरिथम ऐसा विच टेक्स मोर मेमोरी, जो आपके पास मेमोरी ज़्यादा ले रहा है एंड हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। ऐसे एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर आपने एक ही लाइन का फार्मूला तो अप्लाई कर दिया लेकिन वो फार्मूला ही इतना हैवी है कि जो हमारी कंप्यूटर मशीन है वो प्रोसेसिंग करते हुए बेचारा पागल हो जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि आपको फिर वहाँ पे जो डिज़ाइनर होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि कौन सा एल्गोरिदम उसके प्रोग्राम के मुताबिक उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने आपसे कहा कि एक एग्जांपल है कि लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। एक एल्गोरिथम जो है वो n स्टेप्स लेता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, और दूसरा एल्गोरिथम जो है वो n स्क्वायर स्टेप्स लेता है। अब स्क्वायर का मतलब इसी क्या है कि अगर यहाँ पे n स्टेप्स थे, वो फॉर एग्जांपल एक नेशनल नंबर था 5, कि वो 5 स्टेप्स में कर रहा है, और 5 का स्क्वायर का मतलब है कि वो 25 स्टेप्स में कर रहा है। तो इन दिस केस द फॉर्मल एल्गोरिथम जो पहले हमने बात की है इज़ मोर एफिशिएंट। और वो कहता है कि नीचे आप एक एग्जाम्पल देख लें। वो कहता है कि आपने ये वाला काम करना है कि आपने ये जो नंबर हैं 1 से लेकर 99 तक इन सबको ऐड करना है। अब हमारे पास ये आंसर कैसे आएगा? एक तो हमारे पास क्या है, कहता है डिफरेंट माइंड्स कैन हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वन सॉल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड। अदर सॉल्यूशन इज टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। ठीक है, पहला सोल्यूशन क्या है जी? पहले 1 को 2 में ऐड करें, 3 आ गया, 3 में फिर 3 ऐड करें, 6 आ गया, 6 में 4 ऐड करें, 10 आ गया, 10 में 5 ऐड करें, 15 आ गया, और ऐसे करते जाएं। दूसरा क्या है जी? पेयर बना लें, 1 और 99 का बना लें, 298 का बना लें, 397 का बना लें, और फिर ईच पेयर गिव्स आंसर 100। वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स। वो ऑब्वियसली 1 + 9 कितना होता है? 100। तो 2 + 98 कितना होगा? 100।
3 + 97 कितना होगा 100। अब ये जो आपने पेयर बनाए हैं इनको गिन लें कितने हैं, एंड देन इन द रिजल्ट वी ऐड 50 एज इट इज़ नो वेर इन एनी पेयर। और अगर आप इनके पेयर्स बनाएंगे तो बेटा जो 50 का नंबर है उसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना के भी देख लें, जो लास्ट पेयर बनेगा वो 49 और 51 का बनेगा, तो 50 का कोई पेयर नहीं बनेगा। तो वो आप वो जो पैरा आपके पास पेयर्स बन रहे हैं उनको आप काउंट कर लें और उसमें 50 आप ऐड कर दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरा हमारे पास ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है n × n+1/2। ये इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसको डिटेल में आपने पढ़ना है, ठीक है, परम्यूटेशन के अंदर। कहते हैं अनदर सोल्यूशन इज टू यूज दिस फार्मूला वेयर n इज़ द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या थी 99। 99 को आप 99 + 1 मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 2 करें तो एग्जैक्टली वही सोल्यूशन आता है जो आपको सिंपल ऐड करने से आ रहा था या ये पेयरिंग करने से मिल रहा था। तो आपको बताता है कि दिस एग्जांपल शोज डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड इफ दीज approaches are used in the computer then accordingly there may be different memory usage and number of steps। तो ऑब्वियसली अब आपके पास जो उन्होंने एग्जांपल आपको बता दी वो आपको ये बता रहा है कि अगर आप डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये थोड़ी सी आगे बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आपने अच्छे तरीके से याद करना है। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। उसमें आपके पास ड्राइंग होती है, इजी टू ड्रॉ है, समझ आसानी से आ जाती है। एरर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आपने एरोस बनाए होते हैं, प्रोसेसिंग उसमें आसान होती है। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू दी अदर, और आप एक तरफ से दूसरी तरफ का जो फ्लो है उसको बड़े आराम से देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। ऑब्वियसली अगर आप एक बात इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो जल्दी लिखी जाएगी। ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको एरोज़ का जो आप बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग के लिए कौन सा है, डिसीजन के लिए कौन सा है, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। और अगर आपने फ्लो चार्ट, ठीक है, अगर आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो वो तो सिंपल आप मिटा के चेंज कर लेंगे। फ्लो चार्ट की अगर आपकी ड्राइंग ख़राब होगी तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके, ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, वो आपको एक और बता रहा है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। अगर मसले ज़्यादा बड़े आ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आप प्रॉब्लम ड्राइंग ड्रॉ कर ही नहीं सकते। अब एल्गोरिथम के क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी इजी टू राइट, लिखना बहुत आसान है, ठीक है, वो ड्रॉ करना आसान है, ये लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इनका जो लिखने का तरीका है ज़ाहिर सी बात है वो भी बड़ा आसान है। अभी हमने पूरा एल्गोरिथम को देखा है, सिंपल इंग्लिश में बातें आप लिख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम समझ भी आ रही। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। अभी हमने पीछे कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि जिसमें हम बार बार इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। अगर वही चीज़ आप फ्लो चार्ट में ड्रॉ करेंगे तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको, लेकिन एल्गोरिदम्स के अंदर आपके लिए ये चीज़ करना बड़ा आसान होता है। अब ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। ऑब्वियसली उनको मिटा के लिखना तो आसान है, लेकिन अगर आपके पास एल्गोरिदम ऐसा है जो कि आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर अगर आप चेंजिंग करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी। ये आपने देखा है लास्ट वीडियो के अंदर भी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स को यूज़ करना पड़ा था बात को समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि स्टेप भी ऐसे होते हैं, हम सिंपल इंग्लिश में लिख तो देते हैं लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन हम उतनी वहाँ पे नहीं दे पा रहे होते। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। गो टू के बेसिकली स्टेटमेंट है, ये भी हमने इंशाल्लाह आगे पढ़ लेनी है। जैसे आपने इफ एल्स को मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, तो कहता है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। कि चूँकि गो टू स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। हमें एरर्स जल्दी मिलते नहीं, अगर मिल भी जाएँ तो ऊपर वाला मसला आ जाता है क्या, कि उनको मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे एल्गोरिथम्स के और फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ पे मैं आप वीडियो एक दफ़ा पॉज करके प्लीज़ इनको भी नोट डाउन कर लें। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.